नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस। फ्रेंड्स, आज हम बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने बैंकिंग अवेयरनेस इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा था। उस चैप्टर के अंदर हमने ये देखा कि इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप के बैंक्स हैं। जैसे इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक है, इंडिया के अंदर कमर्शियल बैंक है, इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव बैंक है, देन इंडिया के अंदर एक डेवलपमेंट बैंक है। अलग अलग तरीके के बैंक्स को हमने उस स्ट्रक्चर के अंदर देखा। हमने ये देखा कि उस स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे टॉप में बैंक है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक मतलब एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। किसी भी देश के अंदर एक सेंट्रल बैंक होती है जिसका प्राइमरी बिजनेस होता है बाकी बैंकों को और नॉन बैंकों को किसी भी देश में सुपरवाइज करना, रेगुलेट करना, एक्ट एज अ रेगुलेटर। उसके नीचे हमने देखा कि कुछ कमर्शियल बैंक्स है, ऐसी बैंक्स जो प्रॉफिट के लिए काम करती है, तो कुछ कोऑपरेटिव बैंक है, ऐसे बैंक जो प्रॉफिट के लिए नहीं तो म्यूचुअल हेल्प, मेंबर्स की म्यूचुअल हेल्प करने के लिए काम करता है। फिर हमने उसके अलावा कुछ ऐसे बैंक देखी जो डेवलपमेंटल फंक्शन करती है, उनको डेवलपमेंट बैंक कहा गया। उसके अंदर हमने कुछ टाइप्स देखे जैसे नाबार्ड, एनएचबी, एक्सिम बैंक, देन सिडबी। ये सारी चीजें, ये सारी बैंक्स क्या है, ये जो सारी संस्था है ये क्या है, डेवलपमेंट बैंक्स है। दे आर नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। इनका प्राइमरी बिजनेस है अलग अलग सेक्टर में मनी सप्लाई बढ़ाना और उस सेक्टर के डेवलपमेंट में मदद करना। जैसे हमने समझा कि डेवलपमेंट बैंक क्या है, डेवलपमेंट बैंक के अंदर हमने समझा कि नाबार्ड क्या है। तो नाबार्ड एक ऐसी डेवलपमेंट बैंक है जिसका काम है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में रीफाइनेंस करना और उस सेक्टर को डेवलप करने के लिए प्लानिंग करना। इंडिया के अंदर जितनी भी कोऑपरेटिव बैंक है, जितनी भी आरआरबीज है, सबको सुपरवाइज करने का काम कौन करता है, नाबार्ड। इसके अलावा हमने देखा था कि एक्सिम बैंक है। एक्सिम बैंक कौन सी होती है, ये इंडिया के फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए बनाई गई बैंक है। इसके अंदर ट्रेड सपोर्ट किया जाता है, जितना भी एक्सपोर्ट क्रेडिट किया जाएगा वो एक्सिम बैंक के थ्रू किया जाएगा। एक्सपोर्ट के लिए जो भी मदद चाहिए जैसे क्वालिटी सर्टिफिकेशन लेना वगैरह, ये सारी चीजें कौन करवाएगा, एक्सिम बैंक करवाएगा। इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो लाइन ऑफ क्रेडिट देने की जरूरत है वो सारी लाइन ऑफ क्रेडिट कौन देगा, एक्सिम बैंक देगा। इस तरीके से हमने एक्सिम बैंक के बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि सिडबी, सिडबी एक ऐसी बैंक है जो, सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब कि ये इंडिया के अंदर एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करने के लिए काम करती है। एमएसएमई सेक्टर मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये स्मॉल कंपनीज, माइक्रो कंपनीज, मीडियम कंपनीज आती है, इनको डेवलप करने के लिए जो भी फाइनेंसिंग की जरूरत है वो सिडबी के द्वारा की जाएगी। सिडबी यहाँ पे रीफाइनेंस का भी काम करेगा, मतलब ऐसी संस्था है जो एमएसएमई सेक्टर में मनी सप्लाई करती है, उन संस्थाओं को पैसा देने का काम सिडबी करेगा। सॉरी गाइस। इसके अलावा हमने एनएचबी को देखा था, नेशनल हाउसिंग बैंक। एनएचबी जो है इंडिया में हाउसिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए काम करती है। जितनी भी संस्थाएं हाउसिंग सेक्टर के अंदर फाइनेंसिंग का काम करती है, उन संस्थाओं के ऊपर सुपरविजन रखना और उन संस्थाओं को रिफाइनेंस करने का काम एनएचबी करेगा। एनएचबी शुरुआती समय में रेगुलेशन का भी काम कर रही थी, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट के बाद एनएचबी के पास अब रेगुलेशन का काम नहीं रहा है। हाउसिंग कंपनीज को रेगुलेट करने का काम आज के समय में आरबीआई करता है, जबकि हाउसिंग कंपनी को सुपरवाइज करने का काम आज के समय में एनएचबी करता है। तो ये काम डिफर हो गया। इस तरीके से हमने देखा था कि कुछ डेवलपमेंट बैंक्स है, तो ये मल्टीपल तरीके के बैंक्स हम इंडिया में देख रहे थे। कुछ कमर्शियल बैंक, कुछ कोऑपरेटिव बैंक, कुछ डेवलपमेंट बैंक्स, तो कुछ, तो एक सेंट्रल बैंक। जो हमने लास्ट लेक्चर में सेंट्रल बैंक, लास्ट चैप्टर में सेंट्रल बैंक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो बस एक इंट्रोडक्शन था। तो सेंट्रल बैंक क्या है, उसके क्या फंक्शंस है, वो कैसे काम करती है, उस सारी के सारे फीचर्स को हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया के सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक इज अ कॉन्सेप्ट, सेंट्रल बैंक है, कॉन्सेप्ट है। प्राइमरी इसके तीन फंक्शंस होते हैं। इसके तो वैसे मल्टीपल फंक्शंस है, लेकिन कोई भी सेंट्रल बैंक की शुरुआत प्राइमरली तीन फंक्शंस के लिए होती है। इसका सबसे पहला फंक्शन होता है मॉनेटरी मैनेजमेंट।
मॉनेटरी मैनेजमेंट मतलब किसी भी देश में मनी सप्लाई को मैनेज करना, ये मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू किया जाएगा, इससे किसी भी देश की इकोनॉमी को स्टेबल रखने में मदद की जाती है। तो ये होता है पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन मॉनेटरी मैनेजमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी सेंट्रल बैंक का, वो है रेगुलेशन ऑफ द बैंकिंग स्ट्रक्चर, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर। थर्ड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है करेंसी मैनेजमेंट, करेंसी मैनेजमेंट। अब ये सारे फंक्शंस क्या है, हम इन डेप्थ इन डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग मतलब अभी जो लास्ट का चैप्टर हमने पढ़ा, वो सारे बैंकों को रेगुलेट करने का काम, नियम लगाना और उन नियमों को फॉलो करवाना, ये होता है रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर, रेगुलेशन एंड सुपरविजन। उसके अलावा करेंसी मैनेजमेंट क्या होता है कि किसी भी देश में करेंसी मतलब ऑफिशियल मनी होता है, इस ऑफिशियल मनी को प्रिंट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना, ये सारा काम करेंसी मैनेजमेंट के अंदर आता है। अब इन फंक्शन को हम इन डेप्थ डिटेल में आगे आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। पहले समझते हैं आरबीआई क्या है, इसकी शुरुआत कैसी हुई, इसका गवर्नेंस कैसे होता है, ये सारी चीजों को हम कवर करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में भी इस चीज को कवर किया कि आरबीआई की शुरुआत कैसे हुई थी। हम लोगों ने ये समझा था कि आरबीआई की जो शुरुआत हुई थी वो 1935 से हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 में बना था। जिस कमेटी के रिकमेंडेशन से आरबीआई एक्ट बना था, उस कमेटी का नाम क्या था गाइस? हिल्टन कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। उसके रिकमेंडेशन के आधार पे 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट लगाया गया। इसी कानून के आधार से 1935 में इंडिया में 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट होती है, आरबीआई। आरबीआई की जो शुरुआती समय में स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता वाज द हेडक्वार्टर इनिशियली। 1937 में 1937 में 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर काफी शिफ्ट हो गया मुंबई में, कैपिटल, फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया। सो कलकत्ता से मुंबई में कैपिटल शिफ्ट हो गई और तब से लेके आज तक आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई में पाया जाता है। आरबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूटरी बॉडी? एक ऐसी संस्था जो कानून से बनती है, जिसको अधिकार कानून से मिलते हैं। कानून मतलब पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया लॉ। 1934 में जो कानून बना था, उसी कानून के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। इसलिए हम आरबीआई को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। सिमिलरली जस्ट लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जब आरबीआई की शुरुआत हुई तो वो शुरुआती समय में गवर्नमेंट ओन बैंक नहीं थी। इट डिड नॉट स्टार्ट एज अ गवर्नमेंट ओन बैंक, इट वाज प्राइवेटली हेल्ड बैंक। क्यों? क्योंकि आरबीआई की जब शुरुआत हुई थी तो 5 करोड़ रुपए का पेड अप कैपिटल लगाया था, मतलब टोटल कैपिटलाइजेशन 5 करोड़ का था। वो 5 करोड़ रुपए कहां से आए थे? प्राइवेट शेयर होल्डर से आए थे। प्राइवेट शेयर होल्डर थे। इन प्राइवेट शेयर होल्डर की मदद से शुरुआती समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। दैट्स व्हाई इट वाज नॉट अ गवर्नमेंट ओन बैंक बट प्राइवेटली हेल्ड बैंक। लेकिन आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेटली हेल्ड बैंक है क्या? नहीं, आज वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक सरकारी बैंक है। तो ये कैसे, ये कन्वर्जन कब हुआ? तो ये कन्वर्जन हुआ 1949 में। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया। नेशनलाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसके तहत किसी भी प्राइवेट संस्था को सरकारी संस्था में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स को पूरा कंपेंसेशन पे किया जाता है। जैसे आरबीआई के केस में 5 करोड़ रुपए का पेड अप कैपिटल था, वो शेयर होल्डर को वापस किया गया और उसके बदले में सारी ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ ट्रांसफर किए गए। इस प्रोसेस को कहा जाता है नेशनलाइजेशन प्रोसेस। ये कब हुई थी? 1949 में। ये ऐसे ही नहीं होती, इसके लिए कानून बनता है। इसके लिए जो कानून बना था वो था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक एक्ट 1948, ट्रांसफर टू द पब्लिक ओनरशिप। ये कानून था, रिजर्व बैंक ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। इसी कानून की मदद से 1 जनवरी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के अंदर एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी की तरह सेटअप किए गए। इस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई। हमने ये भी समझा था कि शुरुआती समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ अलग तरीके से काम कर रही थी। वहां पे आरबीआई जो थी वो ब्रिटिश इंडिया के लिए काम कर रही थी।
आरबीआई के पहले कोई संस्था थी क्या जो सेंट्रल बैंक का काम कर रहा था? तो नो, देयर वाज नो अदर ऑर्गेनाइजेशन बिफोर आरबीआई। एक इंपीरियल बैंक थी जो आज के समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। ये आरबीआई के कुछ कुछ काम कर रहे थे, बट इट वाज नॉट अ डेजिग्नेटेड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नहीं थी, इसीलिए तो आरबीआई की जरूरत पड़ी थी। सो आरबीआई स्टैब्लिश हुई 1935 में। जब आरबीआई बनी तो वो ब्रिटिश इंडिया के लिए काम कर रही थी, और उस समय का ब्रिटिश इंडिया मतलब काफी बड़ा था। आज का पाकिस्तान, today is Pakistan, then today is Bangladesh, today is Myanmar। म्यांमार मतलब हमारा नेबर कंट्री बर्मा, उस समय का बर्मा था। इन 3 कंट्रीज में भी आरबीआई शुरुआती समय में काम, मतलब ये 3 नहीं, उस समय पूरा एक ब्रिटिश इंडिया था। लेकिन 1937 में 1937 में म्यांमार इंडिया से अलग हुआ। म्यांमार ब्रिटिश इंडिया से अलग हुआ, लेकिन आरबीआई ने अपना काम बंद नहीं किया। अगले 10 साल तक, अप टू 1947, सो 1937 से लेके 1947, 10 सालों के लिए म्यांमार के लिए भी आरबीआई ने क्या किया है? सेंट्रल बैंक का काम किया है। मतलब अदर देन इंडिया, म्यांमार एक अलग कंट्री, उस कंट्री को भी सेंट्रल बैंक ने सेंट्रल बैंक की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की। उसके बाद 1947 में इंडिया का पार्टीशन होता है। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान क्रिएट होता है। उस समय में बांग्लादेश नहीं होता था। बांग्लादेश जो बना था 1971 में बना था, 1971 की वॉर के बाद बना था 1972 में। तो उसके पहले तो पाकिस्तान ही कहे थे, तो उसको ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। तो 1947 में जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, तो पाकिस्तान को भी आरबीआई ने सेंट्रल बैंक का काम मतलब सेंट्रल बैंक की सारी सर्विसेज ऑफर की। तो बाय फ्रॉम 1947 टू 1948, तकरीबन 1 साल इंडिपेंडेंट पाकिस्तान को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सारी फैसिलिटी दी है सेंट्रल बैंक। यहां से हम कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो पाकिस्तान एंड म्यांमार, इन तीनों कंट्रीज को क्या दी? सेंट्रल बैंक की सर्विसेज दी है। इस तरीके से आरबीआई की शुरुआत हुई थी। आरबीआई को जो पावर मिली है, ज्यादातर पावर, वो तो आरबीआई एक्ट 1934 से मिली है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट कानून है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इस कानून से भी बने। ये कानून आरबीआई ने नहीं बनाया है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है। और इसी एक्ट के तहत इंडिया के अंदर सारे कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक को गवर्न किया जाता है। ये और आरबीआई एक्ट, ये दोनों एक्ट पार्लियामेंट ने बनाए हैं, और इन दोनों कानून से बैंकों को रेगुलेट किया जाता है। मतलब बैंकों के लिए जो नियम बनाए जाते हैं ना गाइस, वो आरबीआई नहीं बनाती है। वो एक्चुअली नियम को कहां से बन रहे हैं? वो नियम बन रहे हैं आपके पार्लियामेंट द्वारा, इन कानून में। ठीक है। हाँ, इस कानून के अंदर आरबीआई को कुछ अधिकार दिए गए कि वो फ्रेमवर्क के अंदर छोटे मोटे नियम बना सकती है। तो आरबीआई वो नियम बनाता है। ब्रॉडर नियम तो यहाँ पे पार्लियामेंट की इस कानून के द्वारा ही बनाए गए। जैसे बैंकों का रजिस्ट्रेशन करना, बैंकों को लाइसेंस देना, बैंकों का लाइसेंस विड्रॉ करना, ये सारे नियम किसने बनाए हैं? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट के अंदर ही बनाए गए। आरबीआई इन कानूनों को सुपरवाइज करता है। Understood? This is the power under this act RBI got. तो ये टाइमलाइन है यहाँ पे। 1926 में जो हिल्टन यंग कमीशन बना था उसकी बात की गई। उसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ऑफिशियल नेम क्या है? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। 1926 में उसके चेयरमैन थे हिल्टन यंग, और इसी कानून से आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। ये सारी चीजें भी पड़ी। 1934 में आरबीआई एक्ट बना, 1935 में आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट होती है, 1949 में नेशनलाइज किया जाता है आरबीआई को। ये टाइमलाइन है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में आरबीआई का प्रियम्बल दिया है। प्रियम्बल मतलब क्या है? कि आइडेंटिफिकेशन, एक तरीके से क्या आरबीआई के बारे में एक आईडी कार्ड है कि आरबीआई क्या काम करेगा, आरबीआई क्या संस्था है। अगर किसी को एक सांस में आरबीआई क्या है बताना है तो वो बस प्रियम्बल बताएगा आरबीआई का क्या है। वैसे आरबीआई की पूरी एक लिस्ट है आरबीआई के कामों की, आरबीआई के रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। लेकिन अगर आरबीआई क्या है अगर आपको कोई पूछेगा तो आप पूरी की पूरी गाथा नहीं गाते बैठोगे ना। वहां पे आप सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट चीजों को बताओगे, वो प्रियम्बल से मिलेगी। सो व्हाट इज प्रियम्बल? इट इज लाइक अ आई कार्ड। जैसे आपका आई कार्ड होता है ना, उसी तरीके से आरबीआई का ये आई कार्ड है। इट टॉक्स अबाउट आरबीआई का काम क्या है। आरबीआई एज टू रेगुलेट
to regulate the issue of banknotes and keeping the reserves with view to secure monetary stability in India, gradually to operate the currency and credit system of the country, to have modern monetary policy framework to meet the challenge of increasingly complex economy, to maintain price stability, keeping in the mind objective of growth. So आरबीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रोथ. किसकी ग्रोथ? इंडिया की ग्रोथ करवाना. आरबीआई का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रोथ. प्रियम्बल से समझ में आया हमको. आरबीआई का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रोथ करना है. लेकिन कैसे ग्रोथ होगी ये? बाय मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी. अब प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना मतलब कीमतों को स्थिर रखना. प्राइस, कीमतों को स्थिर रखना मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना. इसका मीनिंग क्या होता है? इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना. इन्फ्लेशन दोस्तों क्या होता है हम ढंग से आगे जाके पढ़ेंगे. अभी बस मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई. जब चीजों के कीमतें बढ़ेगी उस चीज को कहा जाएगा इन्फ्लेशन. जब चीजों की कीमतें घटेगी तब उसको कहा जाएगा डिफ्लेशन. तो इन्फ्लेशन मतलब चीजों की कीमतें बढ़ना, तो डिफ्लेशन मतलब चीजों की कीमतें घटना. अब ये चीजों की कीमतें बढ़ना घटना ये जो है ना सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड होता है. सर्कमस्टांसेस मतलब अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं. जैसे अभी इजराइल पैलेस्टाइन वॉर चल रहा है, तो इजराइल के अंदर चीजों की कीमतें कैसी होगी? कम या ज्यादा, या फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली फर्क पड़ेगा. और चीजों की कीमतें कैसी होगी? हाई, ज्यादा. वहां पे इन्फ्लेशन हाई होगा, क्योंकि युद्ध भूमि में सारे लोग अपने घर में स्टॉक करने की कोशिश करेंगे ना. पता नहीं युद्ध कितनी देर तक चलेगा. युद्ध अब दरवाजे तक आ गया, दरवाजे से अंदर आने में कितनी देर लगेगी. सो बेटर वे इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन क्या करेंगे लोग? अपने पास चीजों को स्टॉक करके रखेंगे. जब चीजों को स्टॉक करेंगे मतलब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी ना, रातों रात डिमांड बढ़ जाएगी. वहां पे खाने पीने की चीजों की डिमांड बढ़ेगी. इसेंशियल चीजें जैसे कि मेडिसिन हो गए, ये जैसे कि फ्यूल होगा, पेट्रोल डीजल गैस वगैरह जैसी चीजें होगी, लोग इनका स्टॉक करेंगे क्या? क्योंकि 1 साल 2 साल 10 साल पता नहीं कितना युद्ध चले. सो बेटर वे, हर बार हमको बाहर मार्केट में चीजें मिलेंगी नहीं मिलेगी पता नहीं, तो आज ही स्टॉक करते हैं. तो अगर हम स्टॉक करेंगे तो साल भर का 6 महीने का एक साथ स्टॉक करेंगे तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि उतनी डिमांड सडनली बढ़ गई ना. डिमांड बढ़ गई लेकिन प्रोडक्शन नहीं उतना बढ़ा है, तो सप्लाई शॉर्टेज हो जाएगा, मतलब कीमती कुछ दाम बढ़ना शुरू हो जाएंगे. तो प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना. अगर चीजों के दाम बढ़ते जाएंगे तो इन्फ्लेशन होते जाएगा, इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी. इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों किसी भी इकोनॉमी के लिए एक तरीके से शाप होते हैं. दे एक्ट एज अ कर्स टू द इकोनॉमी. इसको सही मात्रा में मेंटेन किया जाए तो ये बून की तरह काम करते हैं, एक वरदान की तरह काम करते हैं. तो सही मात्रा में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को मेंटेन करना, इसको कहा जाता है मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी. यस, इस चीज को मॉनेटरी पॉलिसी में ढंग से पढ़ेंगे आगे जाकर. अभी के लिए बस इतना समझो कि चीजों की कीमतों को मेंटेन करना ये आरबीआई करता है. अब ये कैसे करेगा वो मॉनेटरी पॉलिसी में डिटेल में पढ़ेंगे. तो ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव से काम करती है, और मेजर काम कैसे होगा वो ग्रोथ ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव किया जाएगा? बाय मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी. इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बोला है, टू रेगुलेट इश्यू ऑफ बैंक नोट एंड कीपिंग रिजर्व्स. इश्यू ऑफ बैंक नोट क्या होता है? बैंक नोट को इश्यू करना मतलब करेंसी को प्रिंट करना. वी आर टॉकिंग अबाउट करेंसी. हमारे पास जो भी करेंसी है, 1 रुपए की नोट के अलावा जितनी भी नोट छापी जाती है वो सारी नोट आरबीआई छापता है. सारे के सारे कोइंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापता है. 1 रुपए की नोट भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापेगा. लेकिन इंडिया में जो बल्क ऑफ द करेंसी है वो आरबीआई द्वारा छापी जाती है. अब जो भी करेंसी आरबीआई छापेगी उस करेंसी को बैंक नोट कहते हैं. टेक्निकली इट इज नोन एज बैंक नोट, क्योंकि आरबीआई द्वारा प्रिंट की गई ना, तो दैट्स व्हाई बैंक नोट. आप किसी भी आपके हाथ में करेंसी लो और उस करेंसी के ऊपर देखो तो वहां पे लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसके नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की सिग्नेचर होगी, तत्कालीन गवर्नर की सिग्नेचर होती है, क्योंकि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई है. जबकि 1 रुपए की नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा बनाई जाती है, तो इसके लिए वहां पे भारत सरकार का नाम लिखा होता है 1 रुपए की नोट के ऊपर, और नीचे फाइनेंस सेक्रेटरी की सिग्नेचर होती है. यहां से हमको ओनरशिप समझता है कि कौन सी नोट कौन बनाता है. सो जो भी बैंक नोट है, जो भी आरबीआई द्वारा नोट प्रिंट किए जाएंगे उन सारे नोट को बैंक नोट कहेंगे. उनको रेगुलेट करना मतलब वो बैंक नोट की शेप, साइज, डिजाइन कैसी होगी ये आरबीआई डिसाइड करेगा. उस बैंक नोट को छापना
छापने की प्रोसेस आरबीआई डिसाइड करेगा, उस बैंक नोट को डिस्ट्रीब्यूट करना, उस बैंक नोट को रिट्राइव करना, ये सारा रेगुलेशन के अंदर आएगा, वहां पे करेंसी मैनेजमेंट के अंदर आएगा। ये सारा काम कौन करता है? आरबीआई करता है। तो प्रियम्बल में हमको काफी अच्छी जानकारी मिल जाती है कि आरबीआई का काम क्या है। आरबीआई इंडिया के ग्रोथ के लिए काम करता है। ग्रोथ कैसे अचीव करेंगे? मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। इसके अलावा आरबीआई का क्या काम करता है? इश्यू ऑफ बैंक नोट, रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट। नेक्स्ट इज कीपिंग ऑफ रिजर्व्स। व्हाट इज रिजर्व्स? रिजर्व्स मतलब जैसे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। हर बैंक को जितने भी उसके पास डिपॉजिट आ रहे हैं, उस डिपॉजिट का एक हिस्सा इन द नेम ऑफ रिजर्व आरबीआई में जमा करना पड़ता है। तो इन रिजर्व को मेंटेन करना ये किसका काम है? आरबीआई का। अब आरबीआई ये काम क्यों करता है? क्योंकि बैंक्स कभी फेल ना हो। अगर बैंक सीआरआर मेंटेन करेगी तो बैंक के फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए आरबीआई वो पैसा अपने पास, मतलब आरबीआई खुद के पास बैंकों का वो रिजर्व मेंटेन करता है। तो उसको मेंटेन करना मतलब कीपिंग द रिजर्व्स, ये भी आरबीआई का काम है। क्योंकि रिजर्व मेंटेन करेगा तब बैंकिंग सेक्टर में स्टेबिलिटी आएगी। और कोई किसी भी देश का बैंकिंग सेक्टर उस देश की बैकबोन होता है। तो बैकबोन को मजबूत रखेंगे तो इकोनॉमी मजबूत होगी। इसलिए रिजर्व्स को मेंटेन करना आरबीआई का काम है, विद सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी। देखो वही चीज मैंने कही यहाँ पे। तो ये सारे फंक्शन सबको आरबीआई, ये इंपॉर्टेंट चीज है आरबीआई के बारे में हमको प्रियम्बल से समझते। सो गाइस अगर आपको प्रियम्बल समझ में आया ना, मतलब यहाँ पे आपका आधे से ज्यादा काम हो गया है। ठीक है, तो दिस इज प्रियम्बल ऑफ द आरबीआई। ये आरबीआई को समझने के लिए काफी मददगार होता है। सो बढ़ते आगे। सो आरबीआई के बारे में हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि आरबीआई क्या काम करता है, लेकिन आरबीआई काम कैसे करता है ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास। सो आरबीआई के पास एक खुद का गवर्निंग इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक गवर्निंग बॉडी है जो आरबीआई के अंदर सारा गवर्नेंस का काम करता है। उस गवर्निंग बॉडी को हम कहते हैं सेंट्रल बोर्ड। कुल मिला के 21 लोग होते हैं इस सेंट्रल बोर्ड के अंदर। दिस इज नोन एज सेंट्रल बोर्ड। आरबीआई के अंदर जो भी गवर्निंग इंस्टीट्यूशन है, दैट इंस्टीट्यूशन इज नोन एज सेंट्रल बोर्ड। उसमें 21 लोग आएंगे। हम इन 21 लोगों को या फिर सेंट्रल बोर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा है ऑफिशियल डायरेक्टर, दूसरा है नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स। अब ऑफिशियल डायरेक्टर्स के अंदर जो भी मेंबर्स है वो कैसे? फुल टाइम मेंबर्स है। पहले समझते ऑफिशियल डायरेक्टर। तो इसके अंदर मेंबर्स कैसे आएंगे? फुल टाइम मेंबर्स। और ये मेंबर कौन होते हैं? एक तो गवर्नर और दूसरे 4 डेप्यूटी गवर्नर। 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। अभी भी हम मैक्सिमम 4 डेप्यूटी गवर्नर्स को मेंटेन करते हैं। अभी के लिए जो आरबीआई के गवर्नर है वो है शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास ये एक आईएएस ऑफिसर है। 2018 से ये आरबीआई के गवर्नर की तरह काम कर रहे हैं। शक्तिकांता दास के पहले थे उर्जित पटेल जी, उनके पहले थे डॉक्टर रघुराम राजन जी। इस तरीके से आरबीआई के गवर्नर्स आए थे। आरबीआई के जो सबसे पहले गवर्नर बने थे ना 1935 में, उनका नाम क्या था? उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ was the first governor of RBI. Who was the first Indian who served as a governor of RBI? Can you guess? तो उनका नाम है सी डी देशमुख। सी डी देशमुख ये काफी चर्चित व्यक्ति हैं। एक्चुअली सी डी देशमुख इंडिया के सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। और सी डी देशमुख वो इंसान है जिन्होंने इंडिया को ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट किया था। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस वही कॉन्फ्रेंस है जिसके अंत में वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ जैसी 2 संस्थाओं को बनाया गया। मतलब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के जो 2 नतीजे निकले हैं वो है एक तो वर्ल्ड बैंक, दूसरा आईएमएफ। इसीलिए इंडिया वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का फाउंडिंग मेंबर है, बिकॉज इंडिया वाज पार्टी टू द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ये 1944 में हुई थी। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1944। तो सीडी देशमुख was the first Indian who served as the governor of RBI. अभी के लिए कौन है? शक्तिकांता दास।
तो एक गवर्नर है, बाकी के 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, ठीक है। गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर को नियम लगभग सेम होते हैं, बस गवर्नर कैसा होता है, वो कैप्टन होता है इस शिप का। इसके अलावा नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स आएंगे। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के अंदर नॉमिनेटेड भी आएंगे और अदर्स भी आएंगे। नॉमिनेटेड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड। अब ये जो नॉमिनेटेड लोग हैं, इसमें से 10 डायरेक्टर्स कहां से आएंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग फील्ड के लोग होंगे। ये अलग अलग फील्ड से आएंगे। ये शायद से किसी कॉलेज के अंदर बहुत बड़े प्रोफेसर हो सकते हैं, या फिर फाइनेंस सेक्टर में बहुत बड़े स्कॉलर हो सकते हैं। किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर फाइनेंस का नॉलेज रखने वाले काफी अच्छे स्कॉलर, इमिनेंट पर्सन हो सकते हैं। दिस 10 पर्सन कुड बी एनीवन, जिनको भारत सरकार नॉमिनेट करेगी। इसके अलावा 2 जो आएंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस द्वारा आएंगे। तो मतलब 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल, 10 डायरेक्टर्स, ये किसी भी अन्य फील्ड से आ सकते हैं। तो ये कितने हो गए, 12। यहाँ पे कितने हो गए, ये 12। और ये ऑफिशियल डायरेक्टर 5 इंक्लूडिंग गवर्नर, गवर्नर प्लस 4 डिप्यूटी गवर्नर। और अदर्स में आएंगे 4 डायरेक्टर्स। 4 डायरेक्टर्स कहां से आएंगे, 1 ईच फ्रॉम लोकल बोर्ड्स। व्हाट इज लोकल बोर्ड्स? इंडिया में 4 दिशाओं में आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड है, ईस्टर्न बोर्ड, वेस्टर्न बोर्ड, नॉर्दर्न बोर्ड एंड साउदर्न बोर्ड। 4 दिशाओं में 4 लोकल बोर्ड है। हर लोकल बोर्ड्स का एक एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आएगा। मतलब 4 लोकल बोर्ड से 4 डायरेक्टर प्लस आरबीआई के खुद के 5 ऑफिशियल डायरेक्टर, उसमें एक गवर्नर और 4 डिप्यूटी गवर्नर, मतलब 4 और 5 9 और ये 12, कितने हो गए आपके 21। कुल मिला के 21 लोग होते हैं आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में। तो बहुत बार एग्जामिनेशन में ये बाइफर्केशन पूछा जाता है। आपको पूछेंगे कि आरबीआई के ऑफिशियल बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं, तो आरबीआई के ऑफिशियल बोर्ड में 5 मेंबर्स है अभी के लिए, एक गवर्नर, 4 डिप्यूटी गवर्नर्स। इसके अलावा 16 नॉन ऑफिशियल लोग आते हैं। 16 नॉन ऑफिशियल लोगों में कौन कौन होंगे, तो इसका भी अलग अलग बाइफर्केशन है। 10 ऐसे लोग होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड है, ये किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं। 2 जो होंगे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आएंगे। और 4 जो है वो लोकल बोर्ड के डायरेक्टर्स है। इस तरीके से ये 21 लोग मिलकर आरबीआई का सारा कामकाज संभालते हैं। इनका सब लोगों का फंक्शन क्या है, जनरल सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ बैंक्स अफेयर। बैंक्स मतलब आरबीआई, बैंक्स के सारे कामों का सुपरिटेंडेंस करना और उसको डायरेक्शन देना, ये सारा फंक्शन होता है सेंट्रल बोर्ड का। अब इसके अंदर जो गवर्नर है वो काफी की फिगर है। तो गवर्नर्स के बारे में जानते हैं कि गवर्नर कौन होता है, गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर की टर्म कितनी होती है, रीअपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, रिमूवल, ये सारे पैरामीटर्स में बहुत बार सवाल पूछे गए। तो उसके बारे में एक स्क्रीनशॉट है आपके सामने कि उनको अपॉइंट कौन करता है। उनको अपॉइंट करते हैं कैबिनेट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट। अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। दे आर अपॉइंटेड आफ्टर द प्रपोजल मेड बाय द कमिटी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कैबिनेट सेक्रेटरी एक कमिटी को हेड करते हैं, FSRASC, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट एंड सर्च कमिटी। एक कमिटी, इतना याद रखो। कमिटी के बारे में कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन फॉर द रिकॉर्ड्स यू मस्ट नो कि देयर इज अ कमिटी अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी। वो कमिटी जिन नामों को रिकमेंड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, उन नामों के अंदर से किसी एक नाम को चूज किया जाएगा और अपॉइंट किया जाएगा एज आरबीआई गवर्नर। जब भी आरबीआई के गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा, उनकी टर्म कितनी होगी, तो टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, 3 साल से ज्यादा के लिए उनको टर्म नहीं मिलेगा। सो अभी के जो शक्तिकांत दास है वो भी 3 साल के लिए अपॉइंट किए, 3 इयर्स। अभी के जो शक्तिकांत दास है उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी 2018 में। तो 2018 तो आज तो 2023 चालू है ना, तो ये 3 साल से ज्यादा हो गए। कैसे, तो उनकी सेकेंड टर्म चालू हुई। शक्तिकांत दास की अभी सेकेंड टर्म कंटिन्यू है, 2018 से 21, 21 से 24, अब 24 में इनकी टर्म, सेकेंड टर्म खत्म हो जाएगी। सो दे आर एंजॉइंग देयर सेकेंड टर्म। तो यहां से हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो भी समझ में आता है क्या,
आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनकी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, मतलब एक टर्म खत्म होने के बाद वो सेकंड टर्म के लिए भी अपॉइंट कर सकते हैं, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ। तो ये 3-3 सालों के लिए एक एक टर्म चलती जाएगी, और अगर उनको ज्यादा समय के लिए गवर्नर रखना है तो टर्म एक्सटेंड करती जाएगी। तो इस तरीके से रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। अभी के लिए जो हमारे शक्तिकांत दादा से वो बेस्ट एग्जांपल है इस चीज के लिए। क्वालिफिकेशन, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन टू बिकम आरबीआई गवर्नर? सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि देयर इज नो क्वालिफिकेशन मेंशन बाय द आरबीआई एक्ट। तो आरबीआई एक्ट ने किसी भी तरीके के क्वालिफिकेशन की बात नहीं की है यहाँ पे, जिसके आधार पे गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाएगा। So they does not provide for any specific qualification for the governor. इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे जो प्रेजेंट गवर्नर है वो, या फिर पास्ट के भी जो गवर्नर है वो अलग अलग डायमेंशन से आते हैं। जैसे उर्जित पटेल जी थे, वो फाइनेंस सेक्टर में डॉक्टरेट डिग्री उन्होंने ली थी, लेकिन हमारे जो शक्तिकांत दादा है उनके पास इस किसी भी तरीके की डॉक्टरेट नहीं है। उनके पास फाइनेंस सेक्टर का काफी अच्छा नॉलेज है, क्योंकि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी बन के काम किया है और अलग अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभाला है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। दैट्स व्हाई दे गॉट वेरी मच नॉलेज अबाउट द फाइनेंस सेक्टर, इसलिए उनको अपॉइंट किया गया। सो देयर इज नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। एग्जाम में पूछेंगे आपको व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू बिकम आरबीआई गवर्नर? नो क्वालिफिकेशन, सिंपल। रिमूवल, उनको रिमूव कैसे किया जाएगा? तो किसी भी गवर्नर को रिमूव करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अगर वो अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होगी तो रिमूव कैसे होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। बट हियर इज नो रिकमेंडेशन टू रिमूव आरबीआई गवर्नर। जैसे आरबीआई के गवर्नर को रिकमेंड किया जाएगा ना, उनको किनके द्वारा? कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा जो कमिटी है ना, वो उनका प्रपोजल करेंगे, मतलब उनको रिकमेंड करेंगे, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट कर सकती है। जबकि रिमूव करने के लिए किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं होगा, सिंपली सेंट्रल गवर्नमेंट को जब लगेगा तब उनको रिमूव किया जाएगा पद से। ठीक है, इस तरीके से आरबीआई के गवर्नर क्रिएट होते हैं। सो उनकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, टर्म मैक्सिमम 3 इयर्स होती है, रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, क्वालिफिकेशन नहीं बताए हैं कि उनके क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, रिमूवल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। इस तरीके से आरबीआई के गवर्नर्स की फीचर्स आते हैं। नेक्स्ट इज लोकल बोर्ड। हम लोगों ने जो सेंट्रल यहां पे समझा ना, जो भी ऑफिशियल डायरेक्टर्स है, इसके अंदर ये जो 4 डायरेक्टर्स है ये कहां से आ रहे हैं? लोकल बोर्ड से आ रहे हैं ना। तो वो लोकल बोर्ड्स कौन से यहाँ पे लिखा है? इंडिया में 4 लोकल बोर्ड है, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्थर्न एंड साउथर्न। ये लोकल बोर्ड्स मतलब क्या है कि आरबीआई के 4 जोनल ऑफिसेस की तरह, एक तरीके से ये 4 क्या है? जोनल ऑफिसेस है। यहाँ पे हर बोर्ड के अंदर, हर लोकल बोर्ड के अंदर 5 मेंबर आएंगे, और 5 की अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। तो एवरी बोर्ड, वेस्टर्न बोर्ड में 5 मेंबर, ईस्टर्न बोर्ड में 5, नॉर्थर्न में 5, साउथर्न में 5, उन सब की अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। सबकी टर्म कितनी होती है? 4 इयर्स। टर्म कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 4 साल। इनके फंक्शन क्या है? तो इनके फंक्शन सिंपल है। सेंट्रल बोर्ड है ना आरबीआई का, उनको मदद करना, उनके कामों को फुलफिल करने में। मतलब सेंट्रल बोर्ड अपने सारे कामों के लिए लोकल बोर्ड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। लोकल बोर्ड उनको एडवाइस करेंगे सेंट्रल बोर्ड को, उस एडवाइस के बेसिस के ऊपर सेंट्रल बोर्ड बड़े बड़े डिसीजन लेती जाएगी। इस तरीके से लोकल बोर्ड सेंट्रल बोर्ड को मदद करेगा टू टेक डिसीजंस। ठीक है, तो ये होती है लोकल बोर्ड्स। याद रखना इंडिया में 4 लोकल बोर्ड है जो आरबीआई की मदद करेंगे, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड साउथर्न। 4 दिशाओं में 4 लोकल बोर्ड्स। हर लोकल बोर्ड में 5 मेंबर्स होते हैं, और सारे मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। हर लोकल बोर्ड से एक ऐसे 4 डायरेक्टर्स सेंट्रल बोर्ड के अंदर भी जाके काम करेंगे, और सबका काम क्या है? टू एडवाइज द सेंट्रल बोर्ड ऑन लोकल मैटर्स। और भी कुछ काम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। लोकल बोर्ड के अलावा आरबीआई के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट बॉडी है उसका नाम है बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, बीएफएस। फाइनेंशियल सुपरविजन मतलब ऐसी कोई भी संस्था जो फाइनेंस सेक्टर में काम कर रही है, जैसे बैंक, एनबीएफसी, कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, ये सारी चीजें, इन सारी संस्थाओं को सुपरवाइज करना ये आरबीआई का काम है। आरबीआई जिस कमेटी की मदद से ये काम करती है
वो कमिटी है बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन. सो बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1994. ये मतलब एक संस्था है, कमिटी है, ठीक है, सेंट्रल ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर रेगुलेशन ऑफ 1994. by board for financial supervision set up to strengthen supervision and surveillance over the financial system. जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि इंडिया में फाइनेंस स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग सुपरविजन भी चाहिए. उसको करने का काम बीएफएस का होता है. बीएफएस एक्सरसाइज इंटीग्रेटेड सुपरविजन ओवर कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज एक्सेट्रा. तो ये होता है बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन. बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन के चेयरमैन जो होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं एज चेयरमैन. बीएफएस के चेयरमैन कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर होते हैं. ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना. तो 1994 से बीएफएस की शुरुआत हुई है. बीएफएस के चेयरमैन आरबीआई के गवर्नर होते हैं और बीएफएस का काम है इंडिया के अंदर फाइनेंस सेक्टर को सुपरवाइज करना. फाइनेंस सेक्टर के अंदर कौन सी संस्था आएगी? बैंक्स आएंगी, नॉन बैंक्स आएंगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आएंगी. ऑलराइट, सो हियर आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द आरबीआई. हम फंक्शंस के ऊपर आएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज है. हाँ, आरबीआई से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज है, कुछ फंक्शंस है, उनको कुछ चीजें उनको देखते पहले, बाद में हम सारे फंक्शंस को एक साथ पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है. सो आरबीआई के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आता है वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम. मिनिमम रिजर्व सिस्टम. अब ये चीज होती क्या है? सी गाइस, इंडिया में करेंसी प्रिंट करने का अधिकार है आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को. मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को भी है, लेकिन बैंक नोट प्रिंट करने का सोल राइट किसका है? आरबीआई. आरबीआई एक्ट 1934 ये क्लियरली कहता है कि इंडिया के अंदर बैंक नोट प्रिंट करने का जो पूरा अधिकार है वो पूरा अधिकार आरबीआई का है. आरबीआई हैव सोल राइट टू प्रिंट बैंक नोट्स इनटू द इंडिया. अब बैंक नोट प्रिंट करनी है. बैंक नोट मतलब तो एक पेपर है, पेपर के ऊपर लिखा होगा 100 रुपए तो वो 100 रुपए की नोट है, उसके ऊपर लिखा होगा 50 रुपए तो 50 रुपए की नोट है. पेपर तो पेपर है वहां पे. हम सबको पता है कि अगर नोट के ऊपर 100 रुपए लिखा होगा मतलब नोट की प्राइस फेस वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन उस नोट का टोटल कॉस्ट 100 रुपए नहीं होगा ना. नोट के अंदर क्या है? स्याही, इंक यूज कर रहे हैं और पेपर, दो ही चीजें यूज कर रहे हैं. अब उस स्याही और इस इंक की प्राइस 100 रुपए है क्या? नहीं, वो शायद से 5, 10, 15, 20 कितने रुपए होगी, लेकिन 100 रुपए तो नहीं होगी. तो मतलब फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दो अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे. फेस वैल्यू मतलब जो आप पढ़ सकते हो, 1000 रुपए की नोट है तो 1000 रुपए लिखा उसके ऊपर, 1000 रुपए फेस वैल्यू हो गई. लेकिन उस 1000 रुपए की नोट को प्रिंट करने के लिए मान लो सरकार को 100 रुपए खर्चा आएगा, पेपर का, स्याही का, सब मिला के. तो उस नोट की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई? 100 रुपए. इस तरीके से होता है. सो 1000 रुपए की नोट की वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू 1000 रुपए नहीं होती है. इसके कारण क्या होता है? लोग उस करेंसी के ऊपर भरोसा गवा देते हैं. उस करेंसी के ऊपर ज्यादा लोगों का भरोसा नहीं होगा. सो व्हाट इज द मेथड टू इंस्टिल ट्रस्ट ऑन दिस करेंसीज? इन करेंसीज के अंदर ट्रस्ट को बिल्ड कैसे किया जाएगा लोगों का? तो उसके लिए जो सिस्टम यूज होती है उनमें से एक सिस्टम है मिनिमम रिजर्व सिस्टम. इतना याद रखो. सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मिनिमम रिजर्व सिस्टम? जस्ट it allows people who hold this currency to trust on the currency. मिनिमम रिजर्व सिस्टम के द्वारा. ये एकदम नई चीज नहीं है, ये एक डेवलप होते होते मिनिमम रिजर्व सिस्टम तक पहुंचे हैं. हम समझते हैं, हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम शुरू हुई थी. जब बैंक नोट प्रिंट होना शुरू हुआ ना शुरुआती समय में, तब गोल्ड स्टैंडर्ड होता था. व्हाट इज दिस गोल्ड स्टैंडर्ड? मतलब मान लो किसी भी सरकार को अगर 100 रुपए की करेंसी प्रिंट करनी है, अगर उनको 100 रुपए की नोट प्रिंट करनी है, तो उस सरकार को उस आरबीआई के अंदर, मतलब उस देश के आरबीआई के अंदर जो नोट प्रिंट करके देगा, तो भारत सरकार को आरबीआई के अंदर 100 रुपीज वैल्यू का गोल्ड रखना पड़ेगा. क्या रखेंगे? गोल्ड. जब आरबीआई के अंदर 100 रुपए का गोल्ड रखेंगे तभी आरबीआई क्या करेंगे? 100 रुपए की नोट प्रिंट करेंगे. मतलब आरबीआई में 100 रुपए की वैल्यू का सोना आया,
और आरबीआई ने 100 रुपए की नोट प्रिंट कर दी। दैट मीन्स जो नोट प्रिंट की गई है उसकी वैल्यू 100 रुपए के सोने के बराबर है ना। गोल्ड स्टैंडर्ड यही होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब क्या, कि जो भी करेंसी प्रिंट की गई है उसकी वैल्यू और सोने की वैल्यू एक ही होती है उस समय में। मतलब आपके हाथ में जो करेंसी है वो पेपर गोल्ड की तरह काम करता है, वो गोल्ड ही है, बस पेपर के फॉर्म में दिख रहा है आपको। तो ये होता है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। इस गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में लोगों का नोट के ऊपर काफी भरोसा होता है। अगर वो नोट आरबीआई के वापस करेंगे आरबीआई में, तो आरबीआई उनको 100 रुपए का सोना वापस करेंगे ना बदले में। मान लो आपके पास 100 रुपए की नोट है जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में बनाई गई है। अब गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में जो 100 रुपए की नोट बनी है, अगर आपने वो शक्तिकांता आरबीआई के अंदर शक्तिकांता दास जो गवर्नर है उनको वापस की, तो बदले में शक्तिकांता दास आपको क्या देंगे, 100 रुपए का सोना वापस करेंगे। दिस इज नोन एज गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। तो इंडिया में 1920s में गोल्ड मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अराउंड गोल्ड स्टैंडर्ड यूज हो रहा था। 1926-27 के बाद इंडिया में गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पे नई सिस्टम आई, उसको कहा गया प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। तो प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम को लाया गया, उसका रीजन भी थी। अब गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर जो भी करेंसी प्रिंट होगी उसके लिए सोना होना जरूरी है ना, गोल्ड। अगर किसी देश के पास सोना नहीं है तो गोल्ड स्टैंडर्ड में करेंसी प्रिंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर किसी भी देश को करेंसी ज्यादा प्रिंट करनी है तो उसके पास ज्यादा सोना होना चाहिए। अगर मैं इंडिया की स्पेसिफिक इंडिया की बात करूंगा तो इंडिया में इतना सोना नहीं मिलता है। इवन टुडे आज भी हमारे जरूरत का 99% से ज्यादा सोना हम इंपोर्ट करते हैं। स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करेंगे, अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट करेंगे, ज्यादातर स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करते हैं। मतलब आज भी इंडिया का 99% सोना इंपोर्टेड है। अब सोचिए देखो ना, हम बाहर से सोना इंपोर्ट करेंगे, उससे करेंसी प्रिंट करेंगे, मतलब करेंसी तो काफी महंगी हो जाएगी। हम इंडिया में ही अफोर्ड नहीं कर पाएंगे करेंसी को यूज करना। तो ये चीज काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। दुनिया में गोल्ड के रिजर्व काफी लिमिटेड है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, इकोनॉमी की साइज बढ़ती गई, बढ़ती हुई इकोनॉमिक साइज में चलन का यूज भी बढ़ते गया, करेंसी बढ़ती गई। अब बढ़ती हुई करेंसी की डिमांड को पूरा करने के लिए सोना काफी नहीं था हमारे पास, इसीलिए गोल्ड स्टैंडर्ड की जगह पे प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम को लाया गया। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम है क्या? प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम अलाउ करता है कि बिना सोने को दिए हम नोट प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? मान लो अगर आरबीआई को प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम पढ़ रहे हैं अभी हम, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। अब यहां पे क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मान लो आरबीआई को 100 रुपीज की करेंसी प्रिंट करनी है यहां पर। अगर गोल्ड स्टैंडर्ड में होते तो 100 रुपीज के बदले में 100 रुपीज का सोना देना पड़ता, तभी पूरी करेंसी प्रिंट होती। लेकिन प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में ऐसे नहीं होगा। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में 40-60 के परसेंट में काम होगा। मतलब यहां पे 100 रुपए के बदले में भारत सरकार को आरबीआई में 100 रुपए का रिजर्व बनाना पड़ेगा। 100 रुपए का रिजर्व बनाना पड़ेगा। अब ये 100 रुपए गोल्ड स्टैंडर्ड में गोल्ड के फॉर्म में होते थे। 100 रुपए जो रखे जाएंगे वो गोल्ड के फॉर्म में रखे जाएंगे, जबकि प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में 100% गोल्ड नहीं होता। तो इसमें 40% गोल्ड होगा और 60% गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी। अब प्रोपोर्शन में आ गया ना, 40% सोना और 60% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मान लो अभी 100 रुपए की नोट प्रिंट करनी है, तो 100 रुपए की प्रिंट में 100 रुपए का नहीं तो 40 रुपए का सोना आएगा, 40 रुपीज गोल्ड, और बचा हुआ 60 रुपीज की क्या आएगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। 50 रुपीज की क्या आएंगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो इस तरीके से 40-60 के रेशो में रिजर्व मेंटेन किया जाएगा, तभी आरबीआई 100 रुपए की करेंसी प्रिंट कर पाएगा। वहां पे 100 रुपए का रिजर्व रखा तो 100 रुपए की करेंसी। अब गोल्ड स्टैंडर्ड हो कि प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम हो, दोनों में एक चीज कॉमन क्या है कि अगर सरकार को, किसी भी सरकार को 100 रुपए की करेंसी प्रिंट करनी है तो उस सरकार को 100 रुपए का रिजर्व बनाना पड़ेगा। मैचिंग वैल्यू, दोनों वैल्यू कैसी है, मैचिंग। 100 रुपीज की करेंसी है
तो 100 रुपीज का रिजर्व है। बस अंतर यह आता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड में सारा गोल्ड होगा, जबकि प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम के अंदर 40% गोल्ड होगा तो 60% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इस तरीके से शुरुआती समय में करेंसी प्रिंट करने की सिस्टम्स बनाई गई थी। ये दोनों करेंसी प्रिंट करने की सिस्टम्स है। अब प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में भी गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये है कि किसी भी प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में जो 40% गोल्ड देना है ना, वो भी सफिशिएंट नहीं है, मतलब सॉरी वो भी कम है इंडिया के अंदर। तो ये जो 40% सोना है ये भी इंडिया सप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि जितनी करेंसी की डिमांड है उतने डिमांड के सामने अगर उसका 40% वैल्यू का भी गोल्ड रखना है ना, तो उतना गोल्ड नहीं है इंडिया में, रिजर्व्स नहीं है इंडिया के पास उतने। इसीलिए हम लोगों ने जो थर्ड सिस्टम डेवलप की वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। 1956 से हम लोगों ने मिनिमम रिजर्व सिस्टम के ऊपर शिफ्ट किया है। मतलब तकरीबन 1927 से लेकर 1956 इसके दौरान प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम से इंडिया में करेंसी बन रही थी, पीआरएस सिस्टम। लेकिन 1956 के बाद मिनिमम रिजर्व सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया। व्हाट इज दिस मिनिमम रिजर्व सिस्टम? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम टॉक अबाउट मिनिमम रिजर्व्स नीड टू बी मेंटेन्ड बाय आरबीआई टू प्रिंट करेंसी, टू प्रिंट करेंसी। अगर आरबीआई को करेंसी प्रिंट करना है ना, तो आरबीआई को एक रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा जो मिनिमम क्वांटिटी में होगा। मिनिमम कितना होगा? एटलीस्ट 200 करोड़ रुपीस, कम से कम 200 करोड़ रुपए का एक रिजर्व बनाना पड़ेगा। 200 करोड़ रुपए का रिजर्व बनाने के बाद आरबीआई करेंसी प्रिंट कर सकती है। इसीलिए इसको क्या आ गया? मिनिमम रिजर्व, कम से कम 200 करोड़ रुपए यहाँ पे। अब 200 करोड़ रुपए का कम से कम मिनिमम रिजर्व बनाओ और उससे करेंसी प्रिंट करो, तो कितनी करेंसी प्रिंट कर सकते हैं? अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ करेंसी को प्रिंट किया जा सकता है। कैसे? अनलिमिटेड। मतलब 200 करोड़ रुपए का रिजर्व बनाओ और आप 2 लाख करोड़ रुपए की करेंसी प्रिंट कर दो, कोई पूछेगा नहीं। आपने 200 करोड़ रुपए दिए ना आरबीआई में, खत्म। अब ये 200 करोड़ रुपए देगा कौन? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि कोई भी करेंसी सरकार के लिए प्रिंट की जाती है। इसके लिए सरकार के लिए, तो सरकार उस करेंसी का मालिक है। आरबीआई मालिक है क्या? नहीं। आरबीआई के लिए तो करेंसी लायबिलिटी होती है गाइस। आरबीआई के लिए करेंसी एसेट नहीं होती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब आरबीआई को खर्चा है उस करेंसी के ऊपर, आरबीआई को वो करेंसी वापस करनी है लोगों को, है ना। तो आरबीआई के लिए करेंसी लायबिलिटी है, जबकि सरकार के लिए वो एक एसेट है। सरकार करेंसी के ऊपर पैसा कमाएंगे। तो रिजर्व भी कौन बनाएगा? भारत सरकार। तो भारत सरकार एटलीस्ट 200 करोड़ रुपीस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मिनिमम रिजर्व के नाम पे देंगे। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी? वहां पे करेंसी प्रिंट करना स्टार्ट करेगी, और जितनी भी करेंसी प्रिंट होगी वो कैसे होगी? अनलिमिटेड करेंसी होगी। सो ये जो 200 करोड़ रुपए ये कैश के फॉर्म में दिए जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ये एक स्पेसिफिक फॉर्म में दिए जाएंगे। इस 200 करोड़ के अंदर 115 करोड़ का सोना होगा, 115 करोड़ रुपीस गोल्ड, प्लस 85 करोड़ रुपीस जो बचे हैं, तो 85 करोड़ रुपीस की क्या हो गया आपके पास? फॉरेन करेंसी या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड भी चले। इस तरीके से आपके प्रोपोर्शन में ये 200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करके, मतलब ये 200 करोड़ रुपए जमा करो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में दो, तब जाके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनलिमिटेड करेंसी छाप सकती है। सो गाइस, यहां से हमारे दिमाग में एक सवाल आएगा ना कि अगर अनलिमिटेड करेंसी को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, तो इंडिया की गरीबी हम एक दिन में मिटा सकते हैं ना। सिंपल है, जितना चाहे उतना पैसा प्रिंट कर दो, हर एक के अकाउंट में 10-10 करोड़ रुपए आ जाएंगे, इतना पैसा प्रिंट कर दो और इंडिया की सारी गरीबी मिटा दो। ना स्कीमें चलाने का कोई झंझट, ना और किसी चीज का झंझट, तो बैठे बिठाए सब इंडिया की गरीबी खत्म हो जाएगी। तो गाइस ऐसे नहीं है। अगर भारत सरकार आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करेगी, तब इंडिया में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन बढ़ने से इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी।
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आई थिंक वेनेजुएला एक कंट्री है, और अफ्रीका के अंदर भी एक कंट्री, मुझे अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन इन कंट्रीज के अंदर इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया था, इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इन कंट्रीज के अंदर करेंसी की वैल्यू खत्म हो गई थी। मतलब लिटरली लोग थैली भर के करेंसी लेके जाते थे मार्केट में और मुट्ठी भर सामान लेके आते थे, करेंसी की वैल्यू। हम लोग दुकानदार को नोट्स, मतलब 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए नोट्स की वैल्यू गिन के देते हैं। उस समय में नोट गिन के नहीं देते थे उन कंट्रीज के अंदर, नोट को तोला जाता था। तो तराजू के एक साइड में नोट रखेंगे, दूसरी साइड में कमोडिटी रखेंगे, हाँ, फिर आपको चीजें मिलेगी वहां पे। इस तरीके से करेंसी की वैल्यू गिर गई थी। लोग करेंसी का जो रनिंग में है ना, उस करेंसी का यूज कर रहे थे टू मेक आर्ट फैक्ट्स। तो लोग करेंसी से अलग अलग चीजें बना रहे हैं वहां पे, जैसे कागज की चीजें बनती है ना, कोई भी खिलौने वगैरह, या फिर ऐसी वहां पे आर्ट फैक्ट्स बन रहे हैं वहां पे। तो करेंसी की वैल्यू पूरी खत्म हो जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन उतना ज्यादा था इन कंट्रीज के अंदर। तो जब भी मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और मनी सप्लाई बढ़ना मतलब ज्यादा करेंसी प्रिंट कर देने से मनी सप्लाई बढ़ेगा ना। तो अनलिमिटेड करेंसी को प्रिंट नहीं किया जाएगा। आरबीआई कभी भी कैलकुलेट करेगा कि कितनी करेंसी प्रिंट करने की जरूरत है, उतनी ही करेंसी को प्रिंट किया जाएगा और उतनी ही करेंसी को मार्केट में सर्कुलेट किया जाएगा। ऐसा करने से मार्केट में एक तरीके से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रख सकते हैं। इसलिए अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करना मतलब फुलिश आइडिया है। कोई भी कंट्री अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट नहीं करेगी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, 1991 में इंडिया, हम ये तीनों कंट्रीज की आज की जो प्रॉब्लम है, ये दोनों कंट्रीज की आज की जो प्रॉब्लम है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस मतलब फॉरेन करेंसी खत्म हो जाना। अब इसके कारण इन देशों में इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है, तो लोगों को चीजों को खरीदना अफोर्ड नहीं हो रहा है। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है ना, उस देश की सरकार ने करेंसी प्रिंट करके लोगों को ज्यादा पैसा दे देना चाहिए। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो महंगाई कितनी भी बढ़े, क्या ही टेंशन है। लेकिन नहीं, अगर ज्यादा पैसा प्रिंट करेंगे तो महंगाई और बढ़ेगी, और ज्यादा पैसा प्रिंट करेंगे तो और बढ़ जाएगी। आप कितना भी पैसा प्रिंट कर लो, जो अभी वहां की कमोडिटीज की प्राइस है वो आउट ऑफ रीच रहेगी, वो औकात के बाहर ही कीमतें रहेगी वहां पे, कितना भी पैसा प्रिंट कर लो। तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसीलिए ये कंट्रीज करेंसीज को प्रिंट नहीं कर रही है, जबकि ये बाहर देशों से कर्जे ले रही, क्योंकि कर्जा लेने से मनी सप्लाई ज्यादा नहीं बढ़ेगा वहां पे, क्योंकि कर्जे के साथ लायबिलिटी भी आएगी ना। इन चीजों को हम आगे आने वाले चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करने के लिए सक्षम है, लेकिन अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट नहीं करेगा। वो लिमिटेड करेंसी प्रिंट करेगा। लिमिटेड मतलब वो कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन के आधार पर जितनी की जरूरत है उतनी ही करेंसी को प्रिंट किया जाएगा। जो भी करेंसी प्रिंट करनी है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर बनती है। इस सिस्टम को हमने 1956 से अडॉप्ट किया है। इस सिस्टम के अंदर जब भी आरबीआई करेंसी प्रिंट करेगी तो करेंसी प्रिंट करने से पहले एक रिजर्व को मेंटेन करेंगी। उस रिजर्व की जो मिनिमम वैल्यूएशन होगी वो 200 करोड़ रुपए की वैल्यू होगी। तो 200 करोड़ रुपीस मिनिमम इस वैल्यू का रिजर्व बनाया जाएगा, जो 115 करोड़ रुपए गोल्ड और 85 करोड़ रुपए की फॉरेन करेंसी या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड के शेप में रखा जाएगा। इस तरीके से मिनिमम रिजर्व सिस्टम आता है। तो याद रखना गाइस, मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम is a system which allows RBI to print currency by keeping or maintaining minimum 200 crore rupees reserve in the form of gold and government securities. इसके अलावा आरबीआई से रिलेटेड और भी कुछ चीजें हैं, जैसे ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट्स। आरबीआई की अलग अलग, आरबीआई के जो है ना अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, जैसे आरबीआई एकेडमी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग पुणे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ कॉलेज मुंबई, College of Supervisor and part of Reserve Bank, then Institution for Development and Research in Banking Technology। ये अलग अलग क्या है? आरबीआई के ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट्स है। ठीक है ना। यहां से रेयरली आपको सवाल पूछने के चांसेस है, बट यस, आपको ये चीजें याद रखनी है कि यहाँ पे ये 5 जगह ऐसे जहां पे आरबीआई के अलग अलग ट्रेनिंग्स को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग मतलब क्या है? जैसे मान लो ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग पुणे के अंदर आता है, यहाँ पे एग्रीकल्चरल बैंकिंग को सिखाया जाता है। आरबीआई एकेडमी, यहाँ पे आरबीआई के अंदर जो भी नए एम्प्लॉइज ज्वाइन होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ कॉलेज मुंबई, तो यहाँ पे स्टाफ को ट्रेन किया जाता है, इस तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग की जाएगी। सब्सिडरीज की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अलग अलग सब्सिडरीज आती है। सब्सिडरी मतलब क्या होती है, ये ओन कंपनीज होती है। आरबीआई जिस भी कंपनी को ओन करती है उन सारी कंपनीज को आप सब्सिडरी कह सकते हो। ऐसी कोई भी कंपनी जहां पे ओनर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो उन कंपनीज को आप क्या कहोगे, सब्सिडरी कंपनीज। इन सब्सिडरी कंपनीज के अंदर अलग अलग कंपनीज आती है, जैसे पहली है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। DICGC ये वो कंपनी है जिसका प्राइमरी बिजनेस है डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड कर। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होता है गाइस, कि हम लोग जो बैंक में डिपॉजिट डालते हैं उन डिपॉजिट के ऊपर क्या मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है अप टू 5 लाख रुपीज, अप टू 5 लाख रुपीज। मान लो आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया है 10 लाख रुपए, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब गई तो आपकी सारी की सारी डिपॉजिट भी डूब गई उसके साथ। ऐसे अवस्था में DICGC जो आरबीआई की सब्सिडरी है वो आपको अप टू 5 लाख रुपीज का इंश्योरेंस सेटलमेंट देगी। मतलब 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए आपको वापस मिलेंगे, 5 लाख रुपए का आपका लॉस है। तो ये है आपकी DICGC। सो DICGC इंडिया में कमर्शियल बैंक्स को क्या देती है, डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक्स को। सेकेंड इज BRBNML, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, BRBNMPL। तो ये जो BRBNMPL है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, इसका काम है करेंसीज को प्रिंट करना। इसका काम क्या है, करेंसी प्रिंट। BRBNML के अंदर 2 प्रिंटिंग प्लेसेस आएंगे। एक है आपकी मैसूर में, सेकेंड आएगी आपकी साल्बोनी में। मैसूर आता है कर्नाटक में, साल्बोनी आता है आपका वेस्ट बंगाल में। तो एक वेस्ट बंगाल में, दूसरी कर्नाटक में, 2 जगह पे आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेसेस है। उन दोनों प्रिंटिंग प्रेसेस के ऊपर जो मालिक है वो है BRBNML, जो कि आरबीआई की ओन कंपनी है। तो आरबीआई की सब्सिडरी BRBNMPL ये करेंसी प्रिंट करने का काम करती है। इसके अलावा और कौन सी है, रिबिट, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रिबिट ये संस्था है जो आरबीआई को एक तरीके से साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। साइबर सिक्योरिटी। आरबीआई इंटरनेट के सहारे से भी बैंकिंग प्रोवाइड करती है वहां पे, और आरबीआई अलग अलग बैंक को भी अलाउ करती है इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा देने के लिए। इसके कारण इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो थ्रेट्स है उनको भी उनसे भी बैंकिंग सिस्टम को सिक्योर करना जरूरी है। इस प्रोसेस में जो आरबीआई के अंदर सब्सिडरी एस्टेब्लिशमेंट की गई है वो है रिबिट, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो जैसे कंप्यूटर के अंदर एक आपके पास ये होता है ना एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या करता है, कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल साइबर थ्रेट। उसी तरीके से रिबिट क्या काम करता है, एंटीवायरस की तरह काम करता है आरबीआई के साथ मिलके, और ये इंडिया के बैंकिंग सेक्टर को सिक्योर रखने की कोशिश करता है। दे प्रोवाइड फायर वॉल टू द बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज इफ्टास, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। इफ्टास ये जो है ना, ये संस्था ये भी आरबीआई की सब्सिडरी है। इसका बेसिक काम है आरबीआई को फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में मदद करना, फिनटेक टेक्नोलॉजी में क्या करना है, मदद करना है। सो आरबीआई को फाइनेंस सेक्टर में जो भी इनोवेशन की जरूरत है वो सारी इनोवेशन की जरूरत है इफ्टास की मदद से फुलफिल हो जाती है। उसके अलावा जो लास्ट है इनोवेशन हब, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का काम है इनोवेशन को प्रमोट करना। फाइनेंस सेक्टर में जो भी इनोवेशन है जैसे QR कोड वगैरह, ये सारी चीजें क्या है, इनोवेशन। UPI ट्रांजैक्शन, ये चीजें क्या है, इनोवेशन। तो इस तरीके के इनोवेशन को प्रमोट करना ये RBIH का काम है। तो इस तरीके से आरबीआई की 5 इंपॉर्टेंट सब्सिडरीज बनती है, DICGC, BRBNMPL, रिबिट, इफ्टास एंड RBIH।
तो गाइस इन 5 सब्सिडरीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन रखनी है। इसके अलावा आरबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस आते हैं, इन पब्लिकेशंस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। सो गाइस आज हमने आरबीआई के बारे में कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन को देखा, आधा पार्ट हुआ है, इसका आधा हिस्सा हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और वो जो नेक्स्ट हिस्सा बचा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको पढ़ना है वो है आरबीआई के फंक्शंस। इन फंक्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज ये सारे फंक्शंस कवर नहीं होते, इसलिए मैंने फंक्शन वाला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर के लिए रिजर्व करके रख दिया। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक ही लेक्चर में सारे फंक्शंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, इन सारे फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।